नमो नमः मित्रों, टी संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि सीटेट ही, टीचर से संबंधित जो भी टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म जिन अभ्यर्थियों ने भरा होगा उन्हें अभी संदेह है कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, तो वो भी अपना प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगाते रहें, ऐसा मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। और बाकी तो आप सभी समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि जो है निरंतरता बहुत बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में। और वही स्टोरी फिर से कछुए और खरगोश की कहानी कि खरगोश धीरे गति से चलता रहा, भले ही उसको स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। स्पीड से मतलब भले ही आपका मानसिक बुद्धि लब्धि जो होती है भले 140 से कम हो, लेकिन निरंतरता है आप में और निरंतरता है और लगन है तो वो किसी भी चीज़ को प्राप्त करा सकती है। तो आप सभी अपने प्रैक्टिस सेट तो लगाते ही रहिए। सीटेट की परीक्षा तो जुलाई में ही है, तो इसके लिए बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन फिर भी बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दे दिया होगा, वो सोचते होंगे अरे 1 महीने में या 1.5 महीने में हो जाएगा, कवर कर लेंगे। नहीं, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए और उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको पढ़िए। मौका मिले तो पहले उसकी थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे आपका साइको हो, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर ईवीएस हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ जो भी है, आप हर टॉपिक को टच करिए। होता क्या है ना कि आपने पूरे सिलेबस यदि पढ़ा रहता है तो आपको गेस करने में भी आसानी होती है, लेकिन जहाँ पर आप शून्य होते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं, वहाँ सिर्फ आप तुक्का ही मार सकते हैं। तो आप सिलेबस को अपने कवर करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट पर को लगाते रहिए और हाँ, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र को भी हल करते रहिए। कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, यहाँ पे जो मैं प्रश्न रखी हूँ उसका लेवल सीटेट और यूपी टेट, एसटेट तक ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो यहीं तक पूछा जाएगा, वो काम आपका टीजीटी पीजीटी में भी आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा हाँ, प्रश्नों को शुरू करने से पूर्व छोटा सा अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट से यदि आप सभी को लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और मुझे यकीन है कि आप सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं और संस्कृत के अभ्यर्थी तो परोपकार, मुझे लगता है कि 99% ऐसे अभ्यर्थी होते हैं क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसमें परोपकार इत्यादि, सदाचार, यही सब पूरा रहता है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। तो इतना मैं मानती हूँ कि आप सभी मेरे वीडियो को देखने पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और बाकी आपकी इच्छा के अनुरूप है। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि 7 सूत्र का उदाहरण है सज्जनचित, चेष्टा, संष्ठा या प्रश्न। तो 7 सूत्र है, एक 7 सूत्र, इसका उदाहरण है कि जब शा के बाद ता वर्ग आए। ठीक है, तो इसका जो है शायद संधिकार्य नहीं होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न संख्या यहाँ तक इतनी गहराई तक, और हो सकता है ये प्रश्न जो है देखिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा यूनिक टाइप का है, तो ये सूत्र अलग से कुछ सूत्र या वार्तिक दे करके अलग से जो संधियाँ बताई गई हैं उनसे कुछ अपवाद भी हैं, तो उनके अंतर्गत ये आता है। तो जो 7 सूत्र है उसका उदाहरण आपका होगा प्रश्न, जैसे प्रश्न हो गया, विष्णा हो गया, ये सब यदि उदाहरण दिया जाए और पूछा जाए किस सूत्र से इसमें संधि कार्य हुआ है तो 7 सूत्र से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है तोषी सूत्र का उदाहरण है संधन षष्ठा, विष्णः, तट्टिकः, सत्शिष्यः। तो तोष्टि जो है वो कहता है कि यदि दंत शकार के बाद आपका ये मूर्धन्य शकार हो तो वहाँ पर भी जो है यही संधि कार्य का निश्चित करता है। तो आपका इस सूत्र के हिसाब से जो है 49, प्रश्न संख्या 49 और 49 सूत्र के हिसाब से आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर का सही होगा संधन षष्ठा। तो संष्ठा आपका हो जाएगा। और यहाँ पर ता वर्ग है, ता वर्ग के बाद जब सा हो, मूर्धन्य सा हो, तो वहाँ संधि कार्य नहीं होता है, ये सूत्र यही बताता है। और आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। तट्टिका जो है ष्टुप्त संधि का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 50 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि माच्छादित शब्द में किस सूत्र से संधि हुई है। पदांत
पदांता द्वा दीर्घात आंग मोंगाश्च छेचा माच्छादित में इसमें किस सूत्र से संधि हुई है माच्छादित में? तो देखिए माच्छादित जो है एक सूत्र है आपका, कौन सा? प्रश्न संख्या 50। तो एक सूत्र है आपका जो है आंग मोंगाश्च। आंग मोंगाश्च कौन सा सूत्र है? आंग मोंगाश्च। और ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र के हिसाब से आपका देखिए ये सूत्र क्या करता है, इतना तो सीटेट या यूपीटेट लेवल में नहीं, समय नहीं बर्बाद करेंगे आप लोग का। ये इतना पूछ सकता है कि किस सूत्र से हुआ, तो आंग मोंगास से सूत्र से हुआ है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न, आज के जो प्रश्न हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्न रखे गए हैं संधि के। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है छेचा सूत्र से संबंधित उदाहरण है। छेचा, छेचा क्या कह रहा है? कहता है कि चा के बाद यदि छा है, चा के बाद यदि छा है यानी पहले शब्द के आखिरी में चा है और बाद में छा है, तो उसको ऐसा ही मिला दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका उदाहरण है लक्ष्मी छाया। अब देखिए यहाँ उसके बाद है वृक्ष छाया, उसके बाद है अच्छ छाया, लक्ष्मी छाया। तो इसका जो आपका उदाहरण सही होगा वो खा सही होगा, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। देखिए यहाँ पर चा है और इसके बाद छाया है ना, वृक्ष, और फिर छा आया है, तो क्या होगा? इस छा का आधा हो गया और छा पूरा उतर गया। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है आपका वो ऑप्शन नंबर खा सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 52 पुरम कोकिला इस विग्रह का संधि है। पुरंस कोकिला, पुंस कोकिला, पुंस कोकिल का और खा दोनों। चलिए प्रश्न संख्या 52 और प्रश्न संख्या 52 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ग सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि समकर्ता इस विग्रह का शुद्ध संधि है संस्कर्ता, संस्कर्ता, संस्कर्ता या सभी। तो आप जो इसका ऑप्शन सही होगा, इसका डबल संस्कर्ता भी सही होगा, इसका संस्कर्ता भी और संस्कर्ता भी सही होगा। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अगर पूछे समधन करता इसका कितने प्रकार से संधि हो जाता है, तो 3 प्रकार से, ये तीनों प्रकार से सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर घ आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 54 ग्रामान गच्छत का शुद्ध संधि क्या होगा? ग्रामान गच्छति, ग्रामम गच्छति, ग्रामा गच्छति। गा और घा दोनों बताइए। प्रश्न संख्या 54 और इसका उत्तर आपका सही होगा का ग्रामान गच्छति। ठीक है, इसमें संधिकारी नहीं होगा, ग्रामान गच्छति संधिकार नहीं होगा, जो कहते हो इसको उतार दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 55 वृद्धा किस सूत्र से संधि होगा? वृद्धा में किस सूत्र से संधि होगा? जलो झरि सवर्णे, झसान जसंतो, झलाम जस झसी, झलाम झरि सवर्णे। प्रश्न संख्या 55 और इसका जो संधि कार्य हुआ है झलाम जस झसी से हुआ है। ऑप्शन नंबर ग सही होगा आपका। और ये कौन सी संधि है? तो जश्त्व संधि एक है, जश्त्व, इस संधि का ये उदाहरण है। और जश्त्व संधि कौन से संधि के अंतर्गत आता है? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। सबको पता है कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, है ना। चलिए स्वरों का जब विकार होता है तो मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि, जब व्यंजनों में होता है तो वहाँ व्यंजन संधि, और जब व्यंजन विसर्ग में होता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। प्रश्न संख्या 56 कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद होगा? कस्मिन् धनश्चित्, कस्मिन् धनचित्, कस्मिन् धनश्चित्, कस्मिन् धनचित्। तो प्रश्न संख्या 56 और इसका उत्तर से होगा ऑप्शन नंबर का कस्मिन् धनचित्, तो आपका होगा कस्मिंश्चित्। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोनानुसारे से माँ के बाद अनुसार हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है पुम कोकिला का संधि विच्छेद को होगा, क्या होगा? पुरु कोकिला, पुंग कोकिला, पुंस कोकिला, पुंग कोकिला। प्रश्न संख्या 57 और इसका उत्तर आपका सही होगा गा पुंस कोकिला। ठीक है, क्या होगा? पुंस कोकिला होगा। ऑप्शन नंबर गा सही होगा। आज के प्रश्न थोड़ा ऊंची लेवल के थे और ये प्रश्न खास तौर पे जो अभ्यर्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के अलावा, या फिर
आपका पीजीटी की तैयारी या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये प्रश्न अति उपयोगी हैं। सीटेट लेवल के हिसाब से ये प्रश्न थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के हैं। और एक चीज़, हाँ, आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि इस तरीके से तो प्रश्न पूछा नहीं जाता प्रश्न पत्र में तो पैराग्राफ दे के प्रश्न पूछा जाता। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र जो आपका आता है उसमें पैराग्राफ दिया रहता है और वहाँ से आपको प्रश्न छाट के लिखने होते हैं, जिसमें पेडागोलॉजी के भी प्रश्न होते हैं। आपका डायरेक्ट आपका पैराग्राफ से प्रश्न रहते हैं। उसके अलावा जो गद्यांश पद्यांश से प्रश्न बनते हैं वो व्याकरण के प्रश्न बनते हैं। मैं डायरेक्ट प्रश्न इसलिए रख रही हूँ कि कोई भी गद्यांश या पद्यांश से जो व्याकरण के प्रश्न बनेंगे वो उस गद्यांश या पद्यांश में आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप संधि के बारे में, समास के बारे में, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, धातु रूप, शब्द रूप इत्यादि के बारे में जानते रहोगे तभी आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आपका जो पेडागोलॉजी है वो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आप साइको में पढ़ोगे और आप जो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से दिए जाएंगे वो भी आप कर लोगे कम से कम 50 से 70%। लेकिन जहाँ आपकी ज़्यादा गड़बड़ी लैंग्वेज में होती है, संस्कृत लैंग्वेज में, वो होता है व्याकरण के प्रश्न। व्याकरण यदि आपने टच नहीं किया है तो वहाँ आपका गड़बड़ होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि हमारा बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने हाई स्कूल तक या 8th क्लास तक पढ़ा हो संस्कृत और सेकंड लैंग्वेज के रूप में ले लिया हो, तो उनके लिए ये चीज़ और एक टफ हो जाता है। तो चलिए, हम यही बताने का प्रयास कर रहे थे। और फिलहाल यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप सभी को समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। नमः संस्कृत है, नमो नमः।